हमारी सौतेली माँ ने हम दोनों भाई बहनों को 2 दिन से कुछ खाने को नहीं दिया था। मेरा भाई भूख से बहुत निढाल हो रहा था, तो मुझसे देखा नहीं गया और घर के पीछे वाले दरवाजे से निकलकर हम दोनों गली की सड़क पर आ गए थे। रात का वक्त था और हमारी जेब में एक भी रुपया नहीं था। मैं चलते चलते जैसे ही एक रेस्टोरेंट पर पहुंची, तो वहां पर मुझे एक वॉलेट रखा हुआ नजर आया। मैंने ऊपर वाले से कहा कि हे ऊपर वाले, मैं ऐसा करना तो नहीं चाहती, लेकिन मैं बहुत ज्यादा मजबूर हूँ। मैंने चुपके से वो वॉलेट उठा लिया और उस वॉलेट को खोला, तो उसमें 500 के कई नोट थे। मैंने बस एक नोट निकाला और सोचा कि मैं इस वॉलेट को फौरन वापस कर दूंगी। उस नोट से मैंने अपने भाई को खूब पेट भर के खाना खिलाया, और जब मैंने वॉलेट दोबारा खोला तो उसमें रखा आइडेंटिटी कार्ड देखकर मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि वो किसी और का नहीं बल्कि मेरा नाम अंजलि है। मैं बहुत तेज बुखार में तप रही थी। उठती है या 2-4 और दूं, महारानी बनकर बिस्तर पर पड़ी है। शिवानी माँ की चुपती हुई आवाज कमरे के खामोश और घुटन भरे माहौल में गूंजी। सुबह का उजाला अभी मुश्किल से खिड़की के अंदर आया ही था, लेकिन इस औरत के गुस्से ने पूरे घर का सुकून बर्बाद कर दिया था। बुखार से तपते शरीर के साथ मैं मुश्किल से बेड से उठने की कोशिश कर रही थी। मेरी आंखों से गर्म आंसू बहकर गालों को भिगो रहे थे। मेरा सर बहुत तेज दर्द से फटा जा रहा था। माँ, मुझसे उठा नहीं जा रहा। मेरे पूरे शरीर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। रात भर मुझे बहुत तेज बुखार रहा है। मैंने कांपती और कमजोर आवाज में हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की। बकवास बंद कर अपनी, चोर कहीं की। तेरा बाप वहां मजे कर रहा है और तू यहाँ मेरे सर पर बोझ बनी हुई है। उठ और जाकर नाश्ता बना। शिवानी माँ ने बहुत बेदर्दी से मुझे बाजू से पकड़कर झंझोड़ा और एक जोरदार थप्पड़ मेरे पीले पड़ते गाल पर दे मारा। थप्पड़ इतना तेज था कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं सीधा बिस्तर पर गिर पड़ी। मेरा 12 साल का भाई गौरव, जो डर से कोने में छुपा हुआ बैठा रो रहा था, दौड़कर अपनी बहन से लिपट गया। मेरी दीदी को मत मारिए, वो बहुत बीमार हैं। हमने कल रात से कुछ भी नहीं खाया है, उन्हें बुखार है। गौरव ने सिसकियों के बीच रिक्वेस्ट करते हुए अपने नन्हे हाथों में मुझे भर लिया था। तुम दोनों भाई बहनों का रोज का यही ड्रामा है। आज रात का खाना भी बंद है तुम दोनों का। भूखे मरोगे तो खुद ही काम करने की अकल ठिकाने आ जाएगी। आज तो कॉलेज नहीं गई तो याद रखना, इस लड़के की टांगे तोड़ दूंगी। शिवानी माँ ने बहुत ही गुस्से से कहा और पैर पटकती हुई कमरे से निकल गई। और दरवाजा इतनी जोर से बंद हुआ कि दीवारें तक कांप उठी थी। मैं बेबसी से गौरव को सीने से लगाकर रोने लगी थी। हमारा बाप विदेश में था और उन्हें कुछ भी खबर नहीं थी कि पीछे उनके बच्चों के साथ क्या कुछ हो रहा है। वो शिवानी माँ की मीठी बातों में फंसे हुए थे और समझते थे कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है। सच्चाई तो ये थी कि मेरे पिताजी की पहली शादी मेरी माँ से हुई थी और पिताजी मेरी माँ के साथ बहुत ज्यादा खुश थे। लेकिन फिर हमारी माँ से शादी करने के बाद मैं और गौरव पैदा हुए थे और कुछ ही टाइम बाद हमारी असली माँ इस दुनिया से चली गई थी। तब शिवानी हमारे बाप की जिंदगी में आ गई थी और बहुत अच्छा बनने का नाटक करने लगी थी। उसने हम दोनों को अपने पास रखने का ऐलान भी कर दिया था। हमारे पिताजी समझते थे कि उनका दिल साफ है, लेकिन दरअसल ये उनका एक खतरनाक बदला था, जो वो उनकी दूसरी पत्नी के मासूम बच्चों से उनकी जिंदगी खराब कर कर ले रही थी। शिवानी माँ मेरे पिताजी को पसंद करती थी, लेकिन मेरे पिताजी ने मेरी असली माँ से शादी कर ली थी। इसी बात का बदला वो आज तक हमसे ले रही है। अगली सुबह मेरी हालत और ज्यादा खराब हो चुकी थी, लेकिन शिवानी माँ ने जबरदस्ती मुझे बिस्तर से खींच लिया। चुपचाप कॉलेज दफा हो जाओ, घर में बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे प्रिंसिपल को फीस इसलिए नहीं दी कि तुम यहाँ खर्राटे मारो। शिवानी माँ ने दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए गुस्से से कहते हुए हुक्म दिया। मुझसे चला नहीं जा रहा माँ, मुझे एक दिन की छुट्टी करने दीजिए, मैं सारा घर का काम कर लूंगी। मैंने दीवार का सहारा लेते हुए टूटे हुए लहजे में रिक्वेस्ट की। मैंने कहा दफा हो जाओ,
वरना गौरव का स्कूल भी बंद करवा दूंगी और इसे किसी वर्कशॉप पर मजदूरी के लिए बिठा दूंगी। शिवानी आंटी ने मेरी सबसे बड़ी दुखती रग पर हाथ रखा। गौरव मेरी जान था और मैं उसके फ्यूचर के साथ कोई भी समझौता नहीं कर सकती थी। मैंने खामोशी से अपना छोटा सा बैग अपने कंधे पर लटकाया और थके हुए कदमों के साथ घर से बाहर निकल गई। सरकारी कॉलेज का रास्ता पैदल तय करना मेरी मजबूरी थी। सड़क पर चलते हुए मेरा सर बहुत जोर से चकरा रहा था। इधर उधर चलती गाड़ियां और लोग मुझे घूमते हुए महसूस हो रहे थे। धूप इतनी तेज थी कि मेरे कमजोर शरीर को और ज्यादा निढाल कर रही थी। इससे पहले कि मैं सड़क पार करती, मेरी आंखों के सामने पूरी तरह अंधेरा छा गया और मैं बेहोश होकर फुटपाथ के किनारे गिर पड़ी। इस लम्हे एक तेज रफ्तार पुलिस की गाड़ी ब्रेक की आवाज के साथ बिल्कुल मेरे पास आकर रुकी थी। एसपी आदित्य तेजी से गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकला। उसकी तेज निगाहों ने जमीन पर बेहोश पड़ी लड़की को देखा। उसकी वर्दी और उसकी पर्सनालिटी को देखकर इधर उधर जमा होने वाली भीड़ खुद ही पीछे हट गई थी। इसे क्या हुआ है? सब पीछे हटिए और इसे हवा लगने दीजिए। आदित्य ने भीड़ को पीछे ढकेलते हुए सख्त आवाज में ऑर्डर दिया था। साहब, लगता है गर्मी और कमजोरी की वजह से चक्कर खाकर गिर गई है। बेचारी के चेहरे पर तो खून का कतरा भी नहीं है। एक आदमी ने दबे हुए लहजे में जवाब दिया। पानी की बोतल लाओ जल्दी और गाड़ी में ऐसी तेज करो। आदित्य ने अपने कांस्टेबल को बहुत सख्त लहजे में कहा। कांस्टेबल ने फौरन पानी लाकर दिया। आदित्य ने अपने हाथों में पानी लेकर मेरे चेहरे पर छींटे मारना शुरू कर दी। मेरी एक हल्की सी आवाज निकली और मुश्किल से आंखें खोली। मेरा चेहरा पीला पड़ चुका था और होठ बिल्कुल खुश्क थे। मेरी आंखों में बहुत ज्यादा डर था। क्या हालत बना रखी है अपनी। चलो उठो, मैं रिक्शा करा देता हूँ। सीधा घर जाकर आराम करो, कॉलेज जाने की कोई जरूरत नहीं है। आदित्य ने मुझे खड़ा होने में मदद करते हुए सख्त लहजे में कहा। नहीं, मुझे कॉलेज जाना है, वरना वो मुझे मारेंगी। वो गौरव को मजदूरी पर लगा देंगी। मैंने होश में आते ही डरे हुए लहजे में बड़बड़ाना शुरू कर दिया था। मेरा दिमाग अभी तक शिवानी माँ की धमकियों से भरा हुआ था। इस हालत में तुम कहीं नहीं जा सकती। कांस्टेबल, एक रिक्शा रोको। आदित्य ने इस बात को नजरअंदाज करते हुए सख्त फैसला सुनाया। वो किसी की बहस सुनने का आदी नहीं था। उसने सड़क से गुजरता एक रिक्शा रोका और मुझे उसमें बिठाकर किराया ड्राइवर के हाथ में थमा दिया। इस लड़की को सीधा इसके घर उतारना है, रास्ते में कहीं नहीं रुकना। अगर कोई शिकायत मिली तो याद रखना, तुम्हारा रिक्शा बंद करवा दूंगा और तुम्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी। आदित्य ने ड्राइवर को सख्त वार्निंग देते हुए कहा। जी जी साहब, आप बेफिक्र रहिए, मैं इसे सीधा इसके मोहल्ले में उतारूंगा। ड्राइवर ने घबराकर जवाब दिया। मैंने डरी हुई लेकिन सहमी हुई नजरों से उस इंसान को देखा और रिक्शा आगे बढ़ा दिया। आदित्य कुछ देर तक रिक्शे को दूर जाते देखता रहा और फिर अपनी गाड़ी में बैठ गया। अगले दिन कॉलेज के बड़े ऑडिटोरियम में फर्स्ट एड का एग्जाम रखा गया था। एसपी आदित्य अपनी निगरानी में शहर के बेहतरीन डॉक्टर की एक टीम लेकर वहां आया हुआ था। उसकी नजरें पूरे हॉल को देख रही थी। वो हर काम में परफेक्शन रखता था। सारे स्टूडेंट की हाजिरी पूरी हो चुकी थी। हम सेशन पूरी तरह शुरू कर सकते हैं। डॉक्टर, टीम तैयार है। प्रिंसिपल ने आदित्य के पास आकर धीमे अंदाज में रिपोर्ट दी। मुझे वो लड़की इस हाल में कहीं नजर नहीं आ रही जो कल सड़क पर बेहोश मिली थी। उसने मुझे बताया था कि वो इसी कॉलेज की स्टूडेंट है। क्या वो आज भी नहीं आई है? आदित्य ने इन्वेस्टिगेशन वाले अंदाज में प्रिंसिपल की आंखों में देखते हुए पूछा। उसकी याददाश्त बहुत तेज थी और वो चेहरे कभी भी नहीं भूलता था। प्रिंसिपल ने अपने हाथ में पकड़ा रजिस्टर चेक किया और हैरत भरे लहजे में बोला। सर, वो तो आज आई हुई है, उसकी प्रेजेंट लगी हुई है। उसका नाम अंजलि है। गेट पर मौजूद गार्ड ने भी उसकी एंट्री की है। वो पक्का कॉलेज की बिल्डिंग में ही कहीं मौजूद है। अगर वो मौजूद है तो यहाँ ऑडिटोरियम में क्यों नहीं है? क्या आपके कॉलेज का इंतजाम इतना ही कमजोर है कि स्टूडेंट गायब रहते हैं और आपको खबर तक नहीं होती? आदित्य ने बहुत ही सख्त और ताने भरे लहजे में प्रिंसिपल को शर्मिंदा किया।
प्रिंसिपल के माथे पर पसीना आ गया। आदित्य को फौरन कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसका पुलिस वाला दिमाग खतरे की घंटी बजा रहा था। उसने बिना कोई लम्हा बर्बाद किए अपने 2 कांस्टेबल को पूरी बिल्डिंग चेक करने का इशारा किया। हर क्लासरूम, लाइब्रेरी और कॉरिडोर चेक करो। मुझे वो लड़की 5 मिनट में चाहिए। वो बहुत बीमार थी। आदित्य ने वायरलेस पर अपने कांस्टेबल को सख्ती से कहा। कुछ मिनट बाद ये कांस्टेबल भागता हुआ वापस आया। सर, वो लड़की 2nd फ्लोर के एक बंद स्टोर रूम में बेहोश पड़ी है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब लग रही है। सांसें उखड़ी हुई लग रही है। आदित्य ने किसी के परवाह किए बिना उस कमरे की तरफ दौड़ लगा दी। कमरे का दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि मैं ठंडे फर्श पर बेहोश पड़ी थी। मेरी सांसें बहुत ही तेज चल रही थी और चेहरा कागज की तरह सफेद हो चुका था। एम्बुलेंस को कॉल करो फौरन। आदित्य ने पीछे आते हुए कांस्टेबल पर दहाड़ते हुए कहा। उसने मुझे फौरन अपने मजबूत बाजुओं में उठाया और तेजी से सीढ़ियां उतरता अपनी गाड़ी की तरफ भागा। वो एम्बुलेंस का इंतजार करके वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था। रास्ता साफ करो, इसे फौरन अस्पताल लेकर जाना है। गाड़ी तेज चलाओ, सायरन ऑन करो। अदिति ने ड्राइवर पर चिल्लाते हुए कहा और मुझे पिछली सीट पर लिटा दिया। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में पहुंचकर डॉक्टर ने मेरा फौरन इलाज करना शुरू कर दिया। अदिति कॉरिडोर में खड़ा बेचैनी से टहल रहा था। उसे खुद पर हैरत हो रही थी कि वह एक बिल्कुल अनजान लड़की की जान बचाने के लिए इस तरह परेशान क्यों हो रहा है। वो तो हमेशा से लड़कियों से दूर रहता था। डॉक्टर, उसकी हालत कैसी है? क्या खतरे की कोई बात है? मैंने उसे कल भी बेहोश पाया था। अदिति ने बाहर निकलने वाले डॉक्टर को रोकते हुए बहुत ही सीरियस होकर पूछा था। सर, उन पर बहुत ज्यादा मेंटली प्रेशर और कमजोरी है। खाने की बहुत कमी है, जिसकी वजह से इनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया था। अगर आप इन्हें वक्त पर नहीं लाते तो शायद ये कोमा में भी जा सकती थी। हमने ड्रिप लगा दी है, लेकिन इन्हें पूरी तरह आराम और अच्छे खाने की जरूरत है। डॉक्टर ने डिटेल में बताते हुए सब कुछ कहा। इसका मतलब है इसे घर में खाना नहीं दिया जाता और मेंटली प्रेशर का निशाना बनाया जाता है। ठीक है, आप अपना काम जारी रखिए, मैं इसके बिल पे कर देता हूँ। आदित्य ने सोचते हुए धीरे से कहा और अपनी मुट्ठियां गुस्से से बंद कर ली। उसी वक्त घर के अंदर शिवानी माँ फोन पर मेरे पिताजी से बात कर रही थी। उनकी आवाज में जहर घुला हुआ था। आपकी लाडली बेटी अभी तक कॉलेज से वापस नहीं आई है। मोहल्ले वाले तरह तरह की बातें बनाते हैं। उसका आना जाना मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। वो हमारी इज्जत मिट्टी में मिला देगी। आजकल की लड़कियां तो वैसे भी हाथ से निकलती जा रही हैं। शिवानी आंटी ने बहुत ही सुकून से झूठ बोलते हुए मेरे पिताजी के कान भरे। दूसरी तरफ से मेरे पिताजी की बहुत ही परेशान और थकी हुई आवाज आई। ऐसा मत कहो शिवानी, वो अभी नासमझ बच्ची है। तुम माँ हो उसकी, तुम उस पर नजर रखो और उसे प्यार से समझाओ। सख्ती से बातें और ज्यादा खराब हो जाती हैं। मैं तो उसे समझा समझा कर थक गई हूँ। वो उल्टा मुझे ही आंखें दिखाती है। सारा दिन आवारा गर्दी करती है। मैं इस घर में एक इज्जतदार औरत बनकर रहना चाहती हूँ, उसके ताने नहीं सुन सकती। शिवानी माँ ने एक और झूठ बहुत ही सफाई से बोला और मगरमच्छ के आंसू बहाने लगी। तो मैं क्या करूँ? मैं परदेश में बैठा हूँ, यहाँ से क्या कर सकता हूँ? मैं तो दिन रात मजदूरी करके तुम लोगों का पेट पाल रहा हूँ। पिताजी ने बेबसी से अपनी हालत के बारे में बताया। मैं तो कहती हूँ गौरव को भी इस महंगे और बड़े स्कूल से हटा लीजिए। वो कौन सा पढ़ाई में ध्यान देता है, नालायक है बिल्कुल। अंजलि, उसे भी पूरी तरह भटका देता है और वो भी आवारा हो जाएगा। हम उसे किसी छोटी मोटी दुकान पर बिठा देते हैं। शिवानी माँ ने अपना असली वार किया ताकि वो उनके बच्चों की जिंदगी को और ज्यादा खराब कर सके और सारा पैसा अपने इस्तेमाल में ला सके। ठीक है, तुम जैसा ठीक समझो वैसा ही कर लो। मुझे और परेशान मत करो। मैं कल ही पैसे भेज दूंगा, तुम उसका बंदोबस्त कर लो। पिताजी ने थककर हथियार डाल दिए। शिवानी माँ के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आई। कुछ घंटे बाद जब मैं पूरी तरह होश में आई तो मैंने अपने सिरहाने वर्दी में एसपी पुलिस ऑफिसर को खड़े देखा। ड्रिप खत्म हो चुकी थी और नर्स मेरे हाथ से सुई निकाल रही थी। मैं घबराकर बिस्तर से उठने लगी।
आराम से लेटी रहो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं एसपी आदित्य हूँ, तुम अभी अभी होश में आई हो। और उसने बहुत ही नर्म लेकिन मजबूत लहजे में कहा और मुझे तसल्ली दी थी। मुझे अभी घर जाना है, मेरी माँ बहुत गुस्सा होंगी और मुझे बहुत मारेंगी। टाइम क्या हो गया है, गौरव घर पर अकेला होगा। मेरी आवाज में बहुत ही ज्यादा डर और बेबसी साफ नजर आ रही थी। मैंने घबराकर चारों तरफ देखा। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम अभी घर नहीं जा सकती। डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने का कहा है। आदित्य ने मुझे रोकने की कोशिश करते हुए सख्त लहजे में कहा। आप नहीं जानते कि वो कैसी है, वो मेरे भाई को मार देंगी। मुझे जाने दीजिए प्लीज, मुझे जाने दीजिए। मैं रोने लगी थी और मैंने बिस्तर से नीचे उतरने की कोशिश की। मेरे आंसू छलक पड़े थे। मैं तुम्हें खुद सही सलामत छोड़ कर आऊंगा। पहले ही दवाइयाँ पकड़ो, ये तुम्हारे 1 हफ्ते की डोज है। आदित्य ने मेडिकल स्टोर का एक भरा हुआ शॉपर मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने कांपते हाथों से वो पकड़ा और जल्दी से दवाइयाँ निकालकर अपने कॉलेज बैग के एक खुफिया खाने में छुपा ली। मैं लगातार दरवाजे की तरफ देख रही थी, जैसे कोई शिकारी मेरा पीछा कर रहा हो। तुम ये दवाइयाँ इस तरह चोरों की तरह क्यों छुपा रही हो? क्या तुम कोई जुर्म कर रही हो? आदित्य ने माथे पर बल डालते हुए उलझन भरे अंदाज में पूछा। अगर मेरी सौतेली माँ की नजर पड़ गई तो वो मुझसे छीनकर कूड़े में फेंक देंगी। वो मुझे कभी भी दवाइयाँ खाने नहीं देती हैं। वो कहती हैं कि मैं उनके पैसों को बर्बाद कर रही हूँ। मैंने नजरें झुकाकर धीमी आवाज में सच्चाई बता दी थी। आदित्य का जबड़ा गुस्से से बंद हो गया था। उसकी मुट्ठियां और ज्यादा बंद हो गई थी। वो खामोशी से मुझे लेकर अस्पताल से निकला और मेरे बताए हुए पते पर गाड़ी रोक दी थी। जाओ अंदर, अगर उन्होंने तुम्हें कुछ कहा तो मुझे बताना। ये मेरा कार्ड है और अपना ख्याल रखो। आदित्य ने अपना विजिटिंग कार्ड मेरी तरफ बढ़ाते हुए दो टुक शब्दों में कहा। मैं जल्दी से गाड़ी से उतरी और बिना पीछे देखे घर के अंदर चली गई। आदित्य देर तक उस दरवाजे को घूरता रहा। उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। अगली सुबह मैंने फैसला किया कि मैं गौरव को खुद पैदल स्कूल छोड़ने जाऊंगी, ताकि शिवानी माँ को कोई और बहाना न मिल सके। मैं गौरव का हाथ मजबूती से पकड़े स्कूल के बड़े गेट पर पहुंची। दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है। हमने रात को भी कुछ नहीं खाया था। मेरे पेट में दर्द हो रहा है। गौरव ने अपना पेट पकड़ते हुए मासूमियत से मेरी तरफ देखा। थोड़ा रुक जाओ मेरे बच्चे, मैं बस वापसी पर तुम्हारे लिए कुछ लेकर आ जाऊंगी। बस छुट्टी के टाइम तक हिम्मत कर लो। मैंने अपने आंसू छुपाते हुए उसे तसल्ली दी और उसके माथे को चूमा। उसी वक्त एक शानदार काली गाड़ी वहां आकर रुकी, जिसमें एसपी आदित्य और एक छोटी सी प्यारी बच्ची बाहर निकले। आदित्य की नजर मेरे ऊपर पड़ी तो उसके कदम वहीं रुक गए। वो अपनी भतीजी के सर पर प्यार देकर उसे स्कूल के अंदर भेजने के बाद सीधा मेरी तरफ बढ़ा। तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? पैदल क्यों आई हो? तुम्हें आराम करना चाहिए था। आदित्य ने बहुत ही सीरियस होकर कहा था। मैं अब बहुत बेहतर हूँ। आपका बहुत बड़ा एहसान है। थैंक यू कि आपने मेरी मदद करी, वरना कल मुझे कुछ भी हो सकता था। बस भाई को छोड़ने आई थी। मैंने नजरें झुकाते हुए बहुत ही नर्म लहजे में जवाब दिया था। ये तो मेरा फर्ज था, लेकिन याद रखो, अगर तुम्हें कोई भी परेशानी हो या कोई भी तुम्हें परेशान करे तो तुम बिना झिझके मुझे सब कुछ बता सकती हो। तुम अकेली नहीं हो। आदित्य के सख्त लहजे में आज एक अजीब सी हमदर्दी और अपनापन था, जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। मेरे सूखे होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। मुझे इतने टाइम के बाद किसी ने इतने मान और फिक्र से पूछा था। मैं हाँ के इशारे में सर हिलाकर वहां से वापस चली गई थी। आदित्य दूर तक मुझे जाता हुआ देखता रहा। उसके दिमाग में मेरा मासूम और डरा हुआ चेहरा बहुत बुरी तरह छप चुका था। कॉलेज की छुट्टी के बाहर दोपहर की तेज धूप सड़कों पर आग बरसा रही थी। मैं थके हुए कदमों से बस स्टॉप की तरफ बढ़ी थी कि अचानक मेरी नजर सड़क के किनारे खड़े एक इंसान पर पड़ी। वो बार बार मुड़कर इधर उधर देख रहा था और उसने एक भारी काला बैग सीने से लगा रखा था। उसकी घबराहट मेरे दिमाग में खतरे की घंटी बजा गई थी। ये इंसान जरूर कोई गड़बड़ करने वाला है। उसका अंदाज किसी आम इंसान जैसा नहीं था और ये बैग भी आम नहीं लग रहा था। मैंने दिल ही दिल में सोचते हुए अपनी रफ्तार कम कर ली
और उस इंसान को बहुत गौर से देखा। मेरे दिमाग में तेजी से एक प्लान आया। बचाओ, मुझे बचाओ इस इंसान से, ये मुझे परेशान कर रहा है, पकड़ो इसे। मैंने अचानक अपनी पूरी ताकत से चिल्लाना शुरू कर दिया और रोते हुए उस इंसान की तरफ इशारा किया। मेरी आवाज सुनकर इधर उधर के लोग दौड़ पड़े और लम्हे में एक भीड़ ने उस इंसान को घेरे में ले लिया। इस वक्त एक पुलिस गाड़ी वहां आ चुकी थी। क्या परेशानी है, यहाँ से पीछे हटिए और रास्ता छोड़िए। एसपी आदित्य अपनी कड़कदार आवाज के साथ भीड़ को चीरता हुआ आगे आया। उसकी आवाज से लोग शायद पीछे ही हट गए। साहब, इसने इस बच्ची को छेड़ा है, इसे जेल में बंद कर दीजिए। आजकल ये बदमाश खुलेआम घूम रहे हैं। एक इंसान ने गुस्से से उसका कॉलर पकड़ते हुए आदित्य को बताया। मैंने कुछ नहीं किया, ये लड़की झूठ बोल रही है। मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, मुझे तो इसका नाम तक नहीं पता। उस इंसान ने पसीना साफ करते हुए बहुत ही घबराहट से सफाई दी। तुमने सच में इसे परेशान किया है, सच बताओ, वरना थाने जाकर तुम्हारी जुबान खुद ही खुल जाएगी। मेरे पास मुंह खुलवाने का इलाज मौजूद है। आदित्य ने उस इंसान की आंखों में घूरते हुए सख्त अंदाज में कहा और हथकड़ी निकालने का इशारा किया। नहीं सर, इसने मुझे परेशान नहीं किया। आप जरा इधर आइए। मैं आदित्य के बिल्कुल पास होकर बहुत ही धीमे लेकिन भरोसेमंद आवाज में कहा। क्या मतलब है? तुमने अभी तो पूरी भीड़ इकट्ठा की है कि इसने तुम्हें छेड़ा है, अब मना कर रही हो। पुलिस के साथ मजाक करने का अंजाम जानती हो। अदिति ने बहुत उलझन और गुस्से से मुझे देखा। सर, मुझे इसके ऊपर शक था। इसके पास जो काला बैग है, इसमें जरूर कोई खतरनाक चीज है। मैंने लोगों को इकट्ठा करने के लिए ये झूठ बोला था कि ये यहाँ से भाग न सके। आप जल्दी से इसका बैग चेक करिए। मैंने उसे बताया और तेजी से पीछे हट गई। आदित्य की आंखों में हैरत उतर आई थी। उसने फौरन अपने कांस्टेबल को इशारा किया। इसका बैग छीनो और इसकी तलाशी करो फौरन। उसने चेक किया तो उसमें से गैर कानूनी सामान, ड्रग्स के पैकेट और बहुत कुछ मिला था। आदित्य हैरत से कभी उस आदमी को देखता और कभी मुझे। तुमने बहुत बड़ा खतरा मोल लिया था लड़की, लेकिन तुम्हारे दिमाग ने आज एक बहुत बड़े मुजरिम को पकड़ लिया है। शाबाश, मुझे तुम पर फक्र है। यह हैरत की बात थी कि वो आमतौर पर किसी की तारीफ नहीं करता था। मैंने कहा, मेरी माँ नाराज हो रही होंगी, मुझे जाना होगा। मैंने नजरें चुराई और तेजी से वहां से भाग गई। आदित्य मुझे जाता हुआ देखता रहा। रात का वक्त था। आदित्य अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठा था, जहां उसकी माँ और बहन भी बैठी थी और उसके फ्यूचर के फैसले कर रही थी। आदित्य ने सोफे से टेक लगाई, खामोशी से छत को घूर रहा था। आदित्य, तुम अब 28 साल के हो चुके हो। दुनिया की हर लड़की तुम्हारे पर जान मारती है। तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। शालिनी का रिश्ता बहुत अच्छा है। उसकी माँ ने बहुत सीरियस होकर समझाते हुए कहा। मुझे अभी शादी नहीं करनी माँ। मेरा सारा फोकस मेरे एक इम्पोर्टेंट केस और मिशन पर है। आप लोग ये बहस करना बंद कर दीजिए। आदित्य ने मुंह मोड़ते हुए दो टूक अंदाज में इनकार किया। तुम हर बार यही कहते हो। आखिर तुम्हें कैसी लड़की चाहिए? क्या आसमान से कोई परी उतर कर आएगी तुम्हारे लिए? बड़ी बहन ने गुस्से से उसे घूरते हुए ताना मारा। मुझे कोई परी नहीं चाहिए, बस कोई ऐसी हो जो जिम्मेदार हो, बहादुर हो और जिसकी आंखों में सच्चाई हो, जो मुश्किल वक्त में घबराने के बजाय दिमाग इस्तेमाल करे। आदित्य ने जवाब दिया, लेकिन उसके दिमाग के पर्दे पर अचानक मेरा मासूम चेहरा आ गया। वो खुद अपनी इस सोच पर हैरान रह गया था। ऐसी लड़कियां आजकल सिर्फ कहानी में मिलती है। शालिनी के लिए हाँ कर दो, कल ही बात पक्की कर लूंगी। उसकी माँ ने सख्त फैसला सुनाने वाले अंदाज में कहा। मैं कह चुका हूँ कि मुझे अभी शादी नहीं करनी। अगर आपने जबरदस्ती की तो मैं घर छोड़कर सरकारी क्वार्टर में शिफ्ट हो जाऊंगा। मुझे मजबूर मत करिए। आदित्य ने बहुत सख्त लहजे में कहा और उठकर अपने कमरे में चला गया। उसकी माँ बेबसी से उसे देखती रह गई। दूसरी तरफ मेरे घर में हंगामा मचा हुआ था। मेरा सौतेला भाई, जो शिवानी माँ का लाडला था, गौरव के खिलौने तोड़कर उसे बुरी तरह मार रहा था। मेरे भाई को क्यों मार रहे हो? इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छोड़ो उसे। मैंने तेजी से आगे बढ़कर गौरव को अपने सौतेले भाई से छुड़वाया और उसे सीने से लगा लिया। इसने मेरी बात नहीं मानी, मैं इसे जान से मार दूंगा।
ये हमारे घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ते हैं। तमीज से बात करो, ये घर मेरे बाप का भी है। हम तुम्हारे रहम पर नहीं पल रहे। मेरा बाप यहाँ पैसे भेजता है। मैंने पहली बार अपनी बर्दाश्त खोते हुए ऊंची आवाज में जवाब दिया। तेरी ये हिम्मत, तूने मेरे बेटे पर आवाज उठाई। आज मैं तेरी जुबान काट दूंगी। शिवानी माँ किचन से निकलते हुए बहुत तेजी से आई और मेरे बालों को सख्ती से मुट्ठी में पकड़ लिया। आज के बाद तुम दोनों को इस घर से एक निवाला भी नहीं मिलेगा। फ्रिज को मैं ताला लगा रही हूँ। भूखे मरोगे तो तुम्हें मेरी औकात याद आएगी। उन्होंने मुझे धक्का देकर जमीन पर गिराया और फ्रिज को भारी ताला लगाकर चाबी अपने गले में लटका ली। ऊपर वाले के लिए ऐसा मत करिए। गौरव सुबह से भूखा है। मैंने उनके पैर पकड़े। अब रोती क्यों है? अभी तो बहुत जुबान चल रही थी तेरी, अब जाकर दीवार चाट। शिवानी माँ ने बेदर्दी से अपने पैर छुड़वाए और अपने बेटे को लेकर कमरे में बंद हो गई। पूरा एक दिन और एक रात गुजर चुकी थी। गौरव भूख से निढाल होकर फर्श पर पड़ा था। उसके होठ सूखकर पपड़ी बन चुके थे। दीदी, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मैं मर जाऊंगा दीदी, प्लीज मुझे बचा लीजिए। गौरव ने कमजोरी से आवाज में रोते हुए मेरा हाथ पकड़ा। नहीं मेरे बच्चे, ऐसा नहीं कहते। मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। हिम्मत नहीं हारते। मैंने अपने आंसू साफ करते हुए बहुत मजबूती से उसे तसल्ली दी। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं उसे ऐसे तड़प तड़प कर मरने नहीं दूंगी। मैं घर के पिछले दरवाजे से गौरव को चुपके से बाहर निकाल कर लाई। सड़कों पर शाम का अंधेरा छा रहा था। मेरे पास एक रुपया भी नहीं था। मैं बस ये सोचकर चल रही थी कि शायद ऊपर वाले को तरस आ जाएगा। शहर के एक इलाके में शानदार रेस्टोरेंट में एसपी आदित्य अपने खास ऑफिसरों के साथ वहां पर मौजूद था। आज उसकी प्रमोशन की खुशी में एक शानदार पार्टी चल रही थी। सर, आपकी इस तरह तरक्की पर हम सबको बहुत ज्यादा फक्र है। आपने हमेशा ईमानदारी और बहादुरी से ड्यूटी की है। जूनियर ऑफिसर ने आदित्य की तरफ को जूस का गिलास बढ़ाते हुए कहा। ये सब मेहनत और असूलों का नतीजा है। मैं कभी अपने काम और वर्दी से गद्दारी नहीं कर सकता। आदित्य ने गिलास पकड़ते हुए पक्के अंदाज में जवाब दिया। जब भी उसके मोबाइल की स्क्रीन पर एक इम्पोर्टेंट कॉल जगमगाई। ये उसकी इंटेलिजेंस सर्विस की कॉल थी। मुझे माफ करना, मैं ये कॉल सुनकर अभी आता हूँ। तुम लोग खाना शुरू करो। वेटर बिल ले आओ। अदिति ने अपना लेदर का कीमती वॉलेट निकाला और क्रेडिट कार्ड निकालकर वेटर को देने के बाद वॉलेट गलती से एक खाली टेबल पर रख दिया और बात करता हुआ रेस्टोरेंट के बाहर लॉन की तरफ निकल गया। उस वॉलेट में पैसे कम और बहुत ही इम्पोर्टेंट यूएसबी मौजूद थी, जिसमें गद्दारों के नाम थे। उसी वक्त मैं गौरव का हाथ पकड़े भटकती हुई उस रेस्टोरेंट के खुले दरवाजे के पास पहुंची। मेरी नजरें खाने की तलाश में थी। अचानक मेरी नजर उस खाली टेबल पर पड़ी जहां चमड़े का मोटा वॉलेट चमक रहा था। मेरे अंदर का इंसान कांप उठा था। मैंने कभी चोरी नहीं की थी, लेकिन गौरव की एक और सिसकी ने मेरी सारी परवरिश तोड़ दी थी। बस इसमें से कुछ रुपए निकाल लूंगी ताकि गौरव को खाना खिला सकूं। मैं बाद में वापस कर दूंगी। ऊपर वाले, मुझे माफ कर देना। मेरी नीयत बिल्कुल भी खराब नहीं है। मैंने कांपते हाथों से वो वॉलेट उठाया। चलो गौरव, जल्दी चलो यहाँ से। मैं वहां से तेजी से भाग निकल गई। आदित्य कॉल खत्म करके वापस पलटा। उसकी नजर अपने टेबल पर पड़ी जहां वॉलेट मौजूद नहीं था। उसने तेजी से इधर उधर देखा। रेस्टोरेंट के शीशे वाले दरवाजे से एक लड़की तेजी से भागती हुई दिखाई दी। मेरा वॉलेट पकड़ो, इस लड़की को। मेरा वॉलेट लेकर भाग रही है। चारों तरफ से घेर डालो। आदित्य की दहाड़ से पूरा रेस्टोरेंट गूंज उठा था। उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया था। उस वॉलेट में उसकी महीनों की मेहनत कैद थी। उसने किसी का इंतजार किए बिना खुद ही दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक लंबा इंसान मेरे पीछे भागता हुआ नजर आया। मेरी जान निकल गई। मैं तेजी के साथ वाली एक अंधेरी गली में मुड़ गई और गौरव को लेकर कूड़ेदान के एक बड़े ढेर के पीछे दुबक कर बैठ गई। काली रात के अंधेरे में कूड़ेदान की बदबू के पीछे छुपे मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। मैंने गौरव का मुंह अपने दुपट्टे से सख्ती से दबा रखा था ताकि उसके रोने की जरा सी भी आवाज बाहर न निकल सके।
कुछ कदम के फासले पर एसपी आदित्य के भारी जूतों की आहट और उसकी खतरनाक आवाज गूंज रही थी। उसे ढूंढो, जमीन आसमान एक कर दो, लेकिन वो लड़की और मेरा वॉलेट मुझे हर हाल में चाहिए। मैं तुम सबकी वर्दी उतरवा दूंगा। आदित्य की दहाड़ से पूरी गली कांप उठी थी। उसकी मुठ्ठियां गुस्से से बंद थी और आंखों में खून उतर आया था। मैं डर से कांपते हुए पत्थर की मूरत बन गई थी। थोड़ी देर बाद पुलिस वालों के कदमों की आवाज दूर होती गई। मैंने सुख का सांस लिया और वॉलेट खोलकर देखा। उसमें मौजूद 500 के नोट देखकर मेरी आंखें हैरत से फैल गई। मैंने जल्दी से 500 का एक नोट निकाला और वॉलेट अपने बैग में सबसे नीचे छुपा लिया। मैं जानती थी कि ये चोरी है, लेकिन गौरव की भूख मुझे अंधा कर चुकी थी। चलो गौरव, जल्दी उठो, मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। अब कोई हमें नहीं पकड़ेगा। मैंने गौरव का हाथ पकड़ा और उसे एक रास्ते से ढाबे पर ले जाकर पेट भरकर रोटी और दाल खिलाई। गौरव के चेहरे पर आने वाली खुशी देखकर मुझे अपना जुर्म छोटा लगने लगा। खाना खाने के बाद हम दोनों भाई बहन दबे पांव घर के पिछले दरवाजे से अंदर आए और अपने कमरे में जाकर सो गए। दूसरी तरफ थाने का माहौल जंग का मैदान बना हुआ था। आदित्य अपने ऑफिस में शेर की तरह चक्कर काट रहा था। उसका गुस्सा आसमान को छू रहा था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। सर, हमने पूरे इलाके की नाकाबंदी कर दी है। रेस्टोरेंट के आसपास की सारी गलियां छान मारी है। वो लड़की कहीं भी नहीं मिली। एक इंस्पेक्टर ने डरते हुए आदित्य के सामने रिपोर्ट पेश की। तुम्हारी नाकाबंदी का मैं अचार डालूंगा। तुम्हें अंदाजा भी है कि उस वॉलेट में मेरी जिंदगी भर की कमाई नहीं, बल्कि एक यूएसबी है जो चौधरी के गद्दारों के ऊपर से पर्दा हटा सकती है। अगर वो यूएसबी उनके हाथ लग गई तो मेरा सारा मिशन बर्बाद हो जाएगा। मुझे वो लड़की हर हाल में चाहिए। आदित्य ने टेबल पर जोरदार मुक्का मारते हुए अपना सारा गुस्सा उतारा। वो जानता था कि वक्त तेजी से गुजर रहा है और वो सारी इंफॉर्मेशन किसी भी गलत हाथों में जा सकती है। 2 दिन इसी उलझन में गुजर गए। आदित्य की नींदें उड़ चुकी थी। वो अपनी सोर्स के साथ मिलकर उस लड़की का पता लगाने की कोशिश कर रहा था। रेस्टोरेंट के कैमरों में लड़की का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन लड़की के कपड़े और हुलिया नोट कर लिया गया था। तीसरे दिन की सुबह में रोज की तरह अपने कॉलेज जाने के लिए घर से निकली थी। मेरे दिल का बोझ बढ़ता जा रहा था। 2 दिन से मैं सिर्फ उस वॉलेट के बारे में ही सोचे जा रही थी। अचानक एक पुलिस वैन ने मेरा रास्ता रोका और उसमें से 2 लेडी कांस्टेबल तेजी से बाहर निकली और मेरा बाजू सख्ती से पकड़कर बोली, चलो सीधी तरह गाड़ी में बैठो। तुम जैसे चोर का इलाज हमें बहुत अच्छी तरह से आता है। एक कांस्टेबल ने मुझे धक्का देते हुए नफरत से कहा, आप लोग मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? मैंने क्या किया है? मुझे छोड़ दीजिए। मैं कॉलेज जा रही हूँ, मुझे जाने दीजिए प्लीज। मुझे छोड़ दीजिए। अगर मैं नहीं गई तो मेरी माँ मुझे बहुत मारेंगी। प्लीज मुझे जाने दीजिए, प्लीज मेरी बात मानिए। मेरे चेहरे का रंग उड़ गया और मैं डर से चिल्लाने लगी, मेरी किताबें सड़क पर गिर गई। थाने चलकर तुम्हारी सारी अकड़ निकल जाएगी। एसपी साहब का वॉलेट चुराते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई और अब तुम्हें डर लग रहा है। दूसरी कांस्टेबल ने मुझे जबरदस्ती गाड़ी में ढकेलते हुए नफरत से जवाब दिया था। थाने के एक अंधेरे कमरे में मुझे जमीन पर फेंक दिया गया। उस लेडी कांस्टेबल ने मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था ताकि मैं वो यूएसबी का सच उगल दूं। वो यूएसबी कहाँ है जो तूने एसपी साहब के पर्स से निकाली थी? अगर तूने सच नहीं बताया तो तेरी हड्डियां तोड़ कर रख दूंगी। एक मोटी आवाज वाली लेडी कांस्टेबल ने मुझे बालों से खींचते हुए मेरा सर पीछे की तरफ खींचा। ऊपर वाले के वास्ते मुझे छोड़ दीजिए। मैंने कोई यूएसबी नहीं ली। मैं तो जानती भी नहीं कि वो क्या चीज होती है। मैंने सिर्फ 500 रुपए निकाले थे। मैं कुछ भी नहीं जानती। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए। मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैं दर्द से चिल्लाते हुए लगातार अपनी सफाई पेश कर रही थी। मेरे आंसुओं से मेरा चेहरा भीग चुका था। ड्रामेबाज कहेगी, तू ऐसे नहीं मानेगी। तेरी जैसी लालची और चालाक लड़कियां 2 थप्पड़ में सच नहीं बोलती। दूसरे कांस्टेबल ने आगे बढ़कर एक जोरदार थप्पड़ मेरे चेहरे पर दे मारा। थप्पड़ इतनी जोर से था कि मेरे होठ फट गए और खून की एक पतली धार मेरे होठ से बह निकली। मुझे भूखा प्यासा रखा गया और बार बार एक ही सवाल पूछा गया,
दूसरे दिन की शाम आदित्य खुद मेरे कमरे में आया। उसकी आंखों में कोई रहम नहीं था। फर्श पर पड़े मैंने धीरे से अपना चेहरा उठाया। मेरे होठ सूजे हुए थे और आंखों के आसपास काले गड्ढे पड़ चुके थे। मेरे कपड़ों पर खून और मिट्टी के दाग भी थे। जैसे ही आदित्य की नजर मेरे चेहरे पर पड़ी, उसके कदम जमीन में गड़ गए। वो बेयकीनी और सदमे से हैरान खड़ा रह गया। तुम तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने मेरा वॉलेट चुराया था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती हो। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ये सब कुछ तुमने किया है। अदिति की आवाज में गुस्से की जगह बहुत ज्यादा हैरत और दुख ने ले ली थी। वो सोच भी नहीं सकता था कि ये वही मासूम और बहादुर लड़की है जिसने 2 दिन पहले एक मुजरिम को पकड़वाया था। सर, मुझे माफ कर दीजिए, मैं चोर नहीं हूँ। मेरी सौतेली माँ ने हम दोनों को 2 दिन से खाना नहीं दिया था। गौरव भूख से मर रहा था। मैंने वॉलेट में से सिर्फ 500 का नोट निकाला था ताकि उसे खाना खिला सकूं। मुझसे मेरे भाई की तड़प नहीं सही गई। मुझे माफ कर दीजिए सर, मेरी नीयत गलत नहीं थी। मैंने आदित्य को देखते ही फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। मेरी आवाज में इतनी सच्चाई और दर्द था कि आदित्य का दिल कटकर रह गया था। वो एक सख्त ऑफिसर था, लेकिन मेरी हालत देखकर उसके अंदर का इंसान जाग उठा था। तुम्हारी मजबूरी अपनी जगह, लेकिन तुमने मेरा वॉलेट क्यों चुराया? तुम्हें अंदाजा है कि तुमने कितना बड़ा जुर्म किया है? उस वॉलेट में मेरी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यूएसबी थी। बताओ वो कहाँ है? अगर वो गलत हाथों में चली गई तो पूरा शहर बर्बाद हो सकता है। आदित्य ने खुद पर कंट्रोल पाते हुए बहुत नर्म लहजे में पूछा था। वो मेरी आंखों में सच्चाई ढूंढ रहा था। सर, जब मैंने वॉलेट खोला तो उसमें आपका आइडेंटिटी कार्ड निकला था। आपकी फोटो देखकर मैं डर गई थी कि मैंने आपका ही वॉलेट चुरा लिया है, जिसने मेरी इतनी मदद करी थी। मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा थी। मैंने अगली ही सुबह वो वॉलेट उसी थाने के बाहर रख दिया था। मैं एक बेंच पर मैंने उसे खोलकर भी नहीं देखा कि उसमें और क्या क्या है। मुझे किसी यूएसबी का कुछ नहीं पता। मैं सच कह रही हूँ। मैंने अपने आंसू साफ करते हुए पूरी सच्चाई आदित्य के सामने रख दी। मेरी कांपती हुई आवाज और सूजी हुई आंखें गवाही दे रही थी कि मैं झूठ नहीं बोल रही। आदित्य को एक झटका लगा। अगर तुमने वॉलेट थाने के बाहर रखा था तो वो कहाँ गया? इसका मतलब था कि कोई इस वॉलेट को उठाकर ले जा चुका था। उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा। उसने फौरन लेडी कांस्टेबल को बाहर जाने का इशारा किया। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मजबूरी में चोरी नहीं करनी चाहिए थी। तुम मुझसे मदद मांग सकती थी, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम झूठ नहीं बोल रही। मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। अदिति ने गहरा सांस लेते हुए मेरे माथे पर बिखरे बाल पीछे हटाए और मुझे खड़ा होने में मदद की। थैंक यू सर, मैं आपका एक एक रुपया लौटा दूंगी। मुझे बस अपने घर जाने दीजिए। गौरव मेरा इंतजार कर रहा होगा। मैंने रिक्वेस्ट भरी नजरों से उसे देखा और लड़खड़ाते कदमों से बाहर की तरफ चल पड़ी। आदित्य काफी देर तक मेरे जख्मी शरीर को दूर जाते हुए देखता रहा। उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने एक गलत लड़की को 2 दिन तक लीव में रखा था। ये एहसास उसे अंदर से खा रहा था। जब मैं अपने मोहल्ले में पहुंची तो मेरी सौतेली माँ दरवाजे पर खड़ी पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर रही थी। मेरी हालत देखकर उनकी आंखों में चमक आ गई थी। उन्हें मुझसे जान छुड़ाने का बढ़िया मौका मिल गया था। आ गई मुँह काला करवा कर। 2 दिन रातें घर से बाहर गुजार कर अब किस मुंह से यहाँ वापस आई है? मैं तो पहले ही कहती थी कि ये लड़की ठीक नहीं है, इसका चाल चलन खराब है। शिवानी माँ ने पूरे मोहल्ले के सामने चिल्ला चिल्ला कर मेरे ऊपर कीचड़ उछालना शुरू कर दिया। मोहल्ले की औरतें भी बातें करने लगी थी। माँ, ऊपर वाले का वास्ता है, ऐसा मत कहिए। मुझे पुलिस वालों ने पकड़ लिया था। एक गलतफहमी हो गई थी। मैंने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की, लेकिन शिवानी माँ का दिल पत्थर का था। खबरदार, जो इस घर में कदम रखा तूने, मेरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। तेरा बाप विदेश में खून पसीना एक कर रहा है और तू यहाँ मजे उड़ा रही है। मैं तुझे इस घर में नहीं रख सकती। निकल जा यहाँ से। शिवानी माँ ने मुझे जोर से धक्का दिया, जिससे मैं सड़क पर गिर गई। मेरे घुटनों से खून निकलने लगा। दीदी, दीदी, मुझे भी दीदी के पास जाना है। मुझे दीदी के पास जाने दीजिए। गौरव रोता हुआ घर से बाहर निकला और मुझसे लिपट गया।
शिवानी माँ ने तेजी से आगे बढ़कर घर का बड़ा दरवाजा जोर से बंद कर दिया और अंदर से कुंडी लगा दी। मैं बेबसी से उस बंद दरवाजे को देखती रही। मेरा अपना घर मेरे लिए बंद हो चुका था। मेरे पास ना पैसे थे और ना ही कोई ठिकाना। रात का अंधेरा फैल रहा था और सर्दी बढ़ रही थी। मैंने गौरव को अपने सीने से लगाया और घर के दरवाजे के बिल्कुल सामने ठंडे फर्श पर बैठ गई। दूसरी तरफ थाने का कंट्रोल रूम पूरा खामोश था। स्क्रीन पर सीसीटीवी फुटेज चल रही थी। एसपी आदित्य की नजरें मॉनिटर पर जमी हुई थी। फुटेज की स्क्रीन पर वक्त की सुइयां तेजी से आगे बढ़ रही थी। कैमरा बिल्कुल उसी तरफ था जहां मैंने वो वॉलेट रखा था। वीडियो में साफ तौर पर नजर आ रहा था कि मैं डरी हुई थी वहां आई और मैंने कांपते हाथों से वॉलेट बेंच पर रख दिया और तेजी से वहां से गायब हो गई। मेरे जाने के बाद कुछ ही मिनट हुए थे। एक पहचाना सा चेहरा स्क्रीन पर आया। ये इसी थाने का सब इंस्पेक्टर रोहन था। उसने इधर उधर देखा, वॉलेट उठाया और तेजी से उसकी तलाशी ली। अंदर मौजूद यूएसबी निकाली और अपनी वर्दी की जेब में डाली और खाली वॉलेट वही कूड़े में फेंक कर सुकून से थाने के अंदर आ गया था। आदित्य ने स्क्रीन बंद की। उसने इंटरकॉम का बटन दबाया। उसकी आवाज में बहुत ही ज्यादा सख्ती थी। रोहन को मेरे कैबिन में लाओ अभी और उससे सारे हथियार ले लेना चार्ज से पहले। 5 मिनट बाद रोहन उसके सामने खड़ा था। उसे अंदाजा नहीं था कि उसका खेल खत्म हो चुका है। आदित्य ने कोई सवाल नहीं किया। उसने अपनी कुर्सी से उठकर सीधा रोहन के कॉलर पर हाथ डाला और उसे पूरी ताकत से दीवार के साथ दे मारा। उसने इतनी जोर से मारा कि रोहन की सांस रुक गई थी। यूएसबी कहाँ है? आदित्य की आवाज एक दहाड़ से कम नहीं थी। रोहन के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी टांगे कांपने लगी। सर, कौन सी यूएसबी? मुझे नहीं पता। आदित्य ने अपना दूसरा हाथ उसके कॉलर पर रखा और दबाव बढ़ाया। मेरे पास वक्त नहीं है रोहन। स्क्रीन पर तेरी चोरी रिकॉर्ड हो चुकी है। अगर वो यूएसबी ठीक नहीं मिली तो मैं तेरी खाल नोच लूंगा और इसी थाने के बाहर लटका दूंगा। निकाल उसे। रोहन ने कांपते हुए हाथों से अपनी जेब से यूएसबी निकालकर टेबल पर रख दी। उसका सारा घमंड और मक्कारी मिट्टी में मिल चुकी थी। आदित्य ने अपने कांस्टेबल को इशारा किया। रोहन को इस वक्त हथकड़ियां लगा दी गई। आदित्य ने अपनी जेब की सबसे जरूरी चीज वापस ली थी। मिशन ठीक था, लेकिन उसका दिमाग उस बेकसूर लड़की की तरफ उलझ गया था जिसे उसने 2 दिन फालतू में तकलीफ में रखा था। आदित्य ने फाइल से मेरा एड्रेस निकलवाया और अपनी प्राइवेट गाड़ी मेरे मोहल्ले की तरफ मोड़ दी। रात का अंधेरा गहरा हो चुका था। सर्दी बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। गली सुनसान थी। गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी जब घर के बंद दरवाजे पर पड़ी तो आदित्य के कदम ब्रेक पर जम गए। दरवाजे के बिल्कुल सामने मैं और गौरव ठंडे फर्श पर बैठे थे। मेरा चेहरा पीला और आंखें सूजी हुई थी। मैंने गौरव को अपने दुपट्टे में लपेट रखा था और वो मेरे कांधे पर सर रखे भूख और सर्दी से निढाल हो रहा था। आदित्य के कदम रुके। उसने अपनी गलती की इतनी बड़ी कीमत किसी और को चुकाते नहीं देखी थी। एक लड़की जो पहले ही जुल्म का शिकार थी, उसकी एक गलतफहमी ने उसे सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया था। इस लम्हे घर का दरवाजा खुला। शिवानी माँ बाहर निकली। उनकी नजर मेरे ऊपर पड़ी तो वो दोबारा चिल्लाने लगी। उनकी आवाज में जहर था। अभी तक यहाँ पर मक्खियां मार रही है। 2 रातें गायब रहकर थानों के चक्कर काटकर अब किस मुंह से वापस आई है? मेरे घर की इज्जत खराब कर दी तूने। दफा हो जाए यहाँ से, जाकर किसी फुटपाथ पर मर। ये शरीफों का मोहल्ला है। बकवास बंद करो। आदित्य की जोरदार आवाज ने शिवानी माँ की आवाज को वही दबा दिया था। शिवानी माँ ने मुड़कर देखा। एक लंबा और पुलिस ऑफिसर की वर्दी में एक इंसान खड़ा था। उसके चेहरे की सख्ती और आंखों का गुस्सा देखकर शिवानी माँ के पसीने छूट गए। वो घबराकर 2 कदम पीछे हट गई। ये 2 दिन पुलिस की गिरफ्तारी में थी, एक जरूरी इन्वेस्टिगेशन के लिए। इसकी कोई भी गलती नहीं थी। ये बिल्कुल बेकसूर है और इज्जत से छोड़ी गई है। आदित्य ने अपना पुलिस कार्ड निकालकर शिवानी माँ की आंखों के बिल्कुल सामने किया। मैं एसपी आदित्य हूँ, इस शहर का इंचार्ज। अगर आज के बाद इस लड़की या इसके भाई को घर से निकाला गया या इन पर कोई भी जुल्म किया गया या उन्हें खाना नहीं दिया गया तो मैं तुझे उसी वक्त गिरफ्तार करके जेल की उस कोठरी में फेंक दूंगा
जहाँ से तेरी हड्डियां भी सलामत वापस नहीं आएगी। समझ गई? शिवानी माँ का रंग कागज की तरह सफेद पड़ गया। उनके गले में कांटे चुभने लगे। उन्होंने डर से कांपते हुए दरवाजा पूरा खोल दिया। जीजी साहब, मैं तो बस गुस्से में थी। अंदर जाओ अंजलि। आदित्य ने शिवानी माँ की बकवास को नजरअंदाज करते हुए सख्त लहजे में ऑर्डर दिया था। उसका लहजा बहुत ही सख्त था। मैंने खामोशी से गौरव का हाथ पकड़ा। मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन इसमें एक सुकून भी था। मैं बिना कुछ कहे अंदर चली गई। अदिति ने शिवानी माँ को आखिरी वार्निंग दी, दरवाजा बंद करवाया और वहां से निकल गया। अगले दिन से मेरा रूटीन दोबारा शुरू हुआ। गौरव को स्कूल छोड़ने का वक्त वही था जब आदित्य अपनी भतीजी को छोड़ने आता था। कोई लंबी चौड़ी बात, कोई इमोशनल ड्रामा नहीं होता था। तबीयत कैसी है अब? आदित्य ने गाड़ी का शीशा नीचे करके अपने सपाट लेकिन परवाह करने वाले अंदाज में पूछा। बेहतर है, थैंक यू। मेरा जवाब छोटा होता था। नजरें झुकी होती थी और मैं तेजी से वहां से चली जाती थी। दोनों के बीच नजरों की ये खामोशी बातें सब कुछ कह देती थी। आदित्य को मेरी सादगी और मेरी बहुत ज्यादा बर्दाश्त और मुश्किल हालात में मेरी बहादुरी बहुत ज्यादा पसंद आने लगी थी। वो किसी भी परियों की कहानी में भरोसा नहीं करता था, लेकिन वो ये जानता था कि ये लड़की बिल्कुल उसके मतलब की है। दूसरी तरफ घर में आदित्य की माँ और बहन रोज नए रिश्तों की तस्वीर सामने रखती थी। हर रोज एक नई बहस छिड़ती थी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है आदित्य। शालिनी में क्या खराबी है? बड़ी बड़ी फैमिलीज की लड़कियां तुम्हारे लिए लाइन में खड़ी है। तुम फालतू में अपनी उम्र खराब कर रहे हो। उसकी माँ ने एक और तस्वीर टेबल पर पटकते हुए कहा। मैंने कहा था मुझे शादी नहीं करनी, कम से कम तब तक तो नहीं जब तक वो लड़की 20 साल की हो जाती। आदित्य ने बिना किसी हिचकिचाहट के दो टुक लहजे में अपनी माँ से कहा था। उसने अपने घर वालों को बता दिया था कि वो सिर्फ और सिर्फ मुझसे शादी करेगा और किसी दूसरी औरत को इस घर में नहीं लाएगा। कौन सी लड़की? वो सड़क छाप छोड़नी। तुम एक पुलिस ऑफिसर होकर एक मुजरिम से शादी करोगे? बहन ने जहरीले लहजे में ताना मारते हुए कहा। वो मुजरिम नहीं है। अगर दोबारा उसके बारे में शब्द इस्तेमाल किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आदित्य का लहजा इतना कटदार होता था कि उसकी बहन एक शब्द भी नहीं बोल पाती थी। उसकी माँ उसका पक्का फैसला सुनकर खामोश हो गई। आदित्य जानता था कि वो मेरे 20 साल के होते ही मुझे कानूनी तौर पर अपना बना लेगा। वो खामोशी से वक्त का इंतजार कर रहा था। महीने तेजी से गुजरते गए। मेरी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया था, सिवाय इसके कि शिवानी माँ की बदतमीजियां आदित्य के डर से बंद हो चुकी थी, लेकिन मेंटली प्रेशर जारी था। मेरी 20वीं बर्थडे का दिन शिवानी माँ के लिए एक और खतरनाक प्लान लेकर आया था। मेरे पिताजी विदेश में थे और इसका फायदा उठाते हुए शिवानी माँ ने अपने एक 50 साल के अमीर अय्याश बदतमीज कजिन से मेरा सौदा कर लिया था। उस इंसान ने शिवानी आंटी को भारी रकम दी थी ताकि वो मुझ कम उम्र लड़की को अपना निशाना बना सके। घर के अंदर का माहौल बहुत घुटन भरा था। ड्राइंग रूम में शादी का पूरा इंतजाम हो रखा था। मुझे जबरदस्ती एक सस्ता लाल जोड़ा पहनाकर सोफे पर बिठाया गया था। मेरा शरीर बुखार और डर से कांप रहा था। गौरव को पिछले कमरे में बंद कर दिया गया था और उसके लगातार रोने और दरवाजा पीटने की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। चुपचाप शादी कर लेना, अगर अपनी जुबान खोली तो गौरव को जान से मार दूंगी। मेरे पास इसका इलाज मौजूद है। आज रात ही इसे हमेशा के लिए गायब करवा दूंगी। शिवानी माँ ने मेरे बाल सख्ती से पीछे की तरफ खींचकर मेरे कान में नफरत से कहा था। मेरी आंखों से गर्म आंसू बहकर मेरे पीले गालों पर आ गए थे। मेरे पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। वो 50 साल का आदमी लालची नजरों से मुझे घूर रहा था। अभी शादी शुरू होने ही वाली थी कि अचानक घर का दरवाजा एक जोरदार और खतरनाक ठोकर से खुला। लकड़ी का पूरा दरवाजा अपनी चौखट से उखड़कर जमीन पर गिर गया। एसपी आदित्य भारी पुलिस ऑफिसर्स के साथ तूफान की तरह अंदर आया। उसके चेहरे पर ऐसा खतरनाक गुस्सा था कि कमरे में मौजूद हर इंसान की सांस हलक में अटक गई थी। उसका हाथ अपने सर्विस पिस्टल पर था। ये शादी नहीं होगी, सब अपनी जगह पर रुक जाइए। आदित्य ने दो टूक और कड़कदार लहजे में ऐलान किया। शिवानी माँ का 50 साल का कजिन घबराकर खड़ा हुआ।
उसके चेहरे पर हवाइयां जहां उड़ रही थी। तुम कौन हो? हम शरीफ लोग हैं, अपने घर की बेटी की शादी करवा रहे हैं। पुलिस का यहाँ क्या काम? तुम्हारी शराफत अभी थाने में उल्टा लटका कर निकालता हूँ बुढ़े। आदित्य ने अपने कांस्टेबल को इशारा किया। इन सब लोगों को और इस औरत शिवानी को गिरफ्तार करो। जबरदस्ती और पैसों के लालच में शादी करवाने और इंसानी स्मगलिंग के जुर्म में इन सब पर पर्चा काटो। पुलिस ने लम्हों में इन सबको हथकड़ियां लगा दी। शिवानी माँ डर से चिल्लाती रही, जमीन पर गिर पड़ी। उनकी सारी अकड़ खत्म हो चुकी थी। अदिति ने सब कुछ रोका। शादी का इंतजाम मत समेटो, आप यहीं रुको। वो मेरे पास आया। मैं डर और हैरत और सदमे के मिले जुले एक्सप्रेशन के साथ उसे देख रही थी। मेरी सांसें उखड़ रही थी। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारी पूरी मर्जी से। मैं तुम्हें इस नर्क से निकालना चाहता हूँ। मैं तुम्हें एक पल के लिए भी यहाँ नहीं छोड़ सकता। तुम अब 20 साल की हो गई हो। कानून तुम्हें अपना फैसला खुद करने का हक देता है। क्या तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है? आदित्य की आवाज में कोई नकली हमदर्दी या कोई ड्रामा नहीं था, सिर्फ एक ठोस अटल फैसला और हिफाजत की जमानत थी। मैंने उसकी सच्ची और मजबूत आंखों में देखा। उस इंसान ने हर बार मुझे मौत के मुंह से निकाला था। मैंने आंसुओं के बीच बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ के इशारे में सर हिला दिया। वहीं खड़े खड़े हम दोनों की शादी हो गई थी। शादी होते ही आदित्य ने तेजी से कदम बढ़ाए और पिछले कमरे का ताला तोड़कर गौरव को बाहर निकाला। उसने गौरव को अपने मजबूत बाजू में उठाया और मेरा हाथ पकड़कर उस नर्क जैसे घर से हमेशा के लिए बाहर निकाल लाया। शिवानी माँ हथकड़ियों में जकड़ी बेबसी से अपने लालची प्लान को मिट्टी में मिलता देखती रह गई थी। अदिति ने अपनी गाड़ी अपने घर के पोर्च में रोकी और मुझे गौरव के साथ अंदर ले आया। उसकी माँ और बड़ी बहन ड्राइंग रूम में मौजूद थी। एक अजनबी लड़की को दुल्हन के रूप में और एक बच्चे को साथ देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान रह गई थी। ये अंजलि है, मेरी कानूनी पत्नी, और ये इसका भाई गौरव है। ये दोनों आज से इसी घर में रहेंगे और पूरे हक के साथ रहेंगे। आदित्य ने बिना किसी की बात सुने सीधा ऐलान कर दिया था। ये क्या तरीका है आदित्य? तुम सड़क से उठाकर किसी भी बेनाम लड़की को इस घर की बहू बना लोगे। हमारा खानदान क्या कहेगा? बड़ी बहन ने गुस्से और बहुत ही नफरत से चिल्लाकर कहा। ये मेरा पक्का और आखिरी फैसला है। अगर किसी को जरा सी भी इस फैसले से कोई परेशानी है तो मैं भी अपना सामान उठाता हूँ और इन दोनों को लेकर अपने सरकारी क्वार्टर में शिफ्ट हो जाता हूँ। अंजलि मेरी इज्जत है। इस घर में इस पर एक भी ताना मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। फैसला आप लोगों का है। आदित्य का लहजा इतना पत्थर जैसा और अटल था कि कमरे में पूरी तरह खामोशी छा गई थी। उसकी माँ जानती थी कि आदित्य जो फैसला कर लेता है उसको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं पीछे हटा सकती। वो लोग हालत को समझते हुए मजबूरी में खामोश हो गए थे और फैसला अपना लिया था। वक्त इतनी रफ्तार से गुजरता रहा। मैंने किसी बहस या लड़ाई का हिस्सा बनने के बजाय अपनी सादगी, तमीज और खामोशी से आदित्य के घर वालों का दिल जीत लिया। उसकी माँ और बहन को जल्द ही अपनी गलती का एहसास हो गया कि मेरी जैसी इज्जतदार और अच्छी लड़की उनके खानदान के लिए एक तोहफा है। आदित्य की बड़ी प्रमोशन और उसकी शादी के ऐलान की खुशी में शहर के सबसे बड़े होटल में एक बहुत बड़ा ग्रैंड फंक्शन रखा गया था। हॉल कीमती फूलों से और रोशनी से जगमगा रहा था। शहर के सारे वीआईपी लोग और पुलिस ऑफिसर वहां मौजूद थे। मैं एक बहुत ही कीमती और खूबसूरत जोड़े में अदिति के साथ स्टेज पर बैठी थी। मेरे चेहरे पर अब कोई भी डर या झिझक नहीं थी, बल्कि एक सुकून भरी चमक और भरोसा था। गौरव, जिसने एक बहुत खूबसूरत सूट पहन रखा था, आदित्य के बिल्कुल साथ खड़ा खुशी से मुस्कुरा रहा था। आदित्य के खानदान ने गौरव को भी पूरी तरह अपना लिया था और किसी को उसकी मौजूदगी पर कोई परेशानी नहीं थी। मैंने नजर उठाकर अपने पति की तरफ देखा। मैंने जिंदगी में जितनी तकलीफ, भूख और ताने सहे थे, आज उन सब का सिला मुझे मिल चुका था। आदित्य का मजबूत हाथ मेरे हाथ पर रखा था। कोई डर, कोई दुख अब हमारी जिंदगी के आसपास भी नहीं भटक सकता था। आदित्य ने मुझे वो मुकाम और इज्जत दी थी जिसकी मैं हमेशा से हकदार थी। सब्र का फल मुझे मिल चुका था और हमारी कहानी अपने अंजाम तक पहुंच चुकी थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी।
कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।